देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि वो उपराष्ट्रपति के तौर पर कम, बीजेपी के एजेंट के तौर पर, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बात ज्यादा करते हैं। जब विपक्ष के नेता राज्यसभा में बोल रहे होते हैं तो जगदीप धनखड़ उन्हें बोलने नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, उनके माइक बंद करवा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, जबकि जब बीजेपी के सांसद बोल रहे होते हैं तो जगदीप धनखड़ बहुत आराम से बैठकर उनकी बात सुनते हैं। और इन सब आरोपों के बीच में अब एक बार फिर जगदीप धनखड़ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो आरोपों में घिर गए हैं और उनसे एक बार फिर यही आरोप लगाए गए हैं उन पर कि वो संवैधानिक पद की गरिमा रखें और वो एक उपराष्ट्रपति के तौर पर बयान दें, ना कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर। यानी सुप्रीम कोर्ट जब केंद्र सरकार के पक्ष में कोई फैसला सुनाता है तो वो सही फैसला होता है, लेकिन अगर विपक्ष के पक्ष में कोई फैसला चला जाता है या जनता के पक्ष में कोई फैसला चला जाता है, यानी केंद्र सरकार के विरोध में कोई फैसला आता है, तो वो फैसला ठीक नहीं होता है, उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। और ये आरोप जगदीप धनखड़ पर लगे हैं उन तमाम टिप्पणियों के बाद जो उन्होंने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले आने के बाद की थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की आलोचना करना अब जगदीप धनखड़ के लिए भारी पड़ता जा रहा है। और कपिल सिब्बल जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने खूब खरी खोटी सुना दी है। क्या कुछ कहा है कपिल सिब्बल ने, पहले सुन लेते हैं। आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो कपिल सिब्बल का ये कहना है कि जो बयान उपराष्ट्रपति ने दिया है उसे सुनकर वो दुखी भी हैं और हैरान भी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए, उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर बयान देने चाहिए, ना कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस मामले को लेकर जगदीप धनखड़ बुरी तरह फंस गए हैं? और एक सवाल जो तेजी से इस समय उठ रहा है वो ये है कि क्या अब विधायक और कार्यपालिका आमने सामने आ जाएंगे? क्या दोनों के बीच एक जंग छिड़ सकती है, लड़ाई हो सकती है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी सरकार फंसती हुई दिखाई देती है तो हमेशा जगदीप धनखड़ मोर्चा संभालते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है। इस बार जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको लेकर, राज्यपाल की शक्तियां कहीं कम नहीं की गई हैं। सिर्फ ये कहा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर संसद या विधानसभा से कोई कानून पास होकर आता है तो उस पर तत्काल आपको उसके लिए एक टाइम लिमिट तय कर दी है कि इतने समय में आप उस पर फैसला कर लीजिएगा। 1 महीने में का टाइम राज्यपाल को दिया गया है और 3 महीने का टाइम राष्ट्रपति को दिया गया है। और ये नहीं है कि आपको इतने समय में फैसला देना ही देना है। अगर आप इतने समय में फैसला नहीं दे पा रहे हैं तो बस कारण बता दीजिएगा कि भाई ये कारण है, इसमें थोड़ा समय और लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपको करना ही करना पड़ेगा, आप कारण बताइएगा और उसके बाद फैसले लेने में और समय लग रहा है तो वो एक बार उस पर विचार हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का बयान उपराष्ट्रपति का आया है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से जो विधायिका है उसके कामकाज में बाधा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें बाधा कहाँ से आ गई? भाई जो कानून पास हुआ है, जो विधानसभा से पास हुआ है, विधानसभा में कौन लोग हैं? जनता के नुमाइंदे हैं। जनता ने जिसको चुनकर भेजा है, उस राज्य में मामला हो चाहे केंद्र का मामला हो, उनके नुमाइंदे अगर कोई कानून बना रहे हैं तो उसको क्यों लटकाया जाएगा? और अगर आप लटका रहे हैं, आप वापस भेजिएगा। राष्ट्रपति के पास भी यदि आप भेजते हैं तो राष्ट्रपति को भी उस पर फैसला लेना चाहिए कि भाई ये नहीं है कि आप एक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करें, उस विधेयक को आप उस पर कोई फैसला ही नहीं ले रहे हैं। मालूम पड़ता है 5 साल बाद तो वो सरकार ही चली गई। जो नई सरकार आती है तो क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी की जब भी सरकार आएगी तो उससे पहले जो भी दल सत्ता में रहा है वो उसके कानून को कभी भी पास कराने के लिए दोबारा से राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, बल्कि उस कानून को वापस ही वो मंगा लेंगे कि भाई इसको हम, जो हमारा बिल पिछली लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा से पास हुआ है, इसको वापस कर दिया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप अगर कोई कानून अगर ज़रूरी है,
आप उसको लटका लेते हैं तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन तय की है, ये नहीं कहा है कि उनको फैसला क्या लेना है। फैसला लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद सरकार को क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती लग रही है या उपराष्ट्रपति का जो जिस तरीके का बयान आया है उस पर जाहिर सी बात है वो खुद ही बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो यहाँ पर बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं जगदीप धनखड़, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में आते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सीधे निशाने पर ले लिया है और इसी वजह से कपिल सिब्बल से लेकर राशिद अलवी उन्होंने उनको घेर लिया है। अब ये जिस तरह से आरोप लगे हैं या जिस तरह से कपिल सिब्बल ने उन पर पलटवार किया है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से या जगदीप धनखड़ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के आलोचना की है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी आती है या नहीं, या दोनों के बीच कोई जुबानी जंग छिड़ती है या नहीं। यानी जगदीप धनखड़ अपने बयान के चलते बुरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जगदीप धनखड़ अक्सर ऐसे बयान देते रहे हैं जब वो बीजेपी के पक्ष में देते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते रहे हैं। पिछले दिनों जब चुनाव आयुक्त नियुक्ति वाला मामला जब तेजी से उठ रहा था और उसमें सीजेआई को पहले आपको याद होगा सीजेआई को शामिल करने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो सरकार कानून लेकर आई उसमें उसने सीजेआई को शामिल नहीं किया और अब उसको भी यानी उस कानून को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। और इस सब के बीच में भी जगदीप धनखड़ के कुछ बयान आए हैं जिसने भी उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है वो मामला अविनाश जी? देखो, जिस समय डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस समय उन्होंने एक फैसला दिया था, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो प्रक्रिया थी वो पारदर्शी नहीं थी। सरकार जब चाहती थी किसी को भी चुनाव आयुक्त बना देती थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई देश की जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो उठ रहे थे वो सवाल उठ रहे थे चुनाव प्रक्रिया को लेकर ही। जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2024 के बाद तो कुछ ये सवाल कुछ ज़्यादा ही उठने लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पैनल बना दिया गया था जिसमें पीएम, लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका नेता और सीजेआई शामिल थे। बाद में सरकार की तरफ से सीजेआई को उस पैनल से बाहर कर दिया गया और विपक्ष की जो सत्ताधारी पार्टी है उसका एक मंत्री शामिल कर लिया गया, यानी सरकार ने अपना बहुमत उस पैनल में कर लिया। तो इस मामले को लेकर तमाम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में भी जगदीप धनखड़ एक तरीके से सरकार की बैटिंग करते हुए दिखाई दिए थे। भाई जो पैनल बनाया गया था 3 सदस्यों का वो पूरी तरीके से निष्पक्ष था, लेकिन क्योंकि चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में देश में निष्पक्ष चुनाव का बना हुआ है कि पारदर्शी चुनाव होने चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप लगे हैं चुनाव आयोग पर सीधा सीधा, उसके बाद से तो फिर ये मतलब एक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में तो और भी ज़्यादा पारदर्शिता की बात शुरू हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर भी जगदीप धनखड़ का सीधा सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने हमला करते हुए बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी संवैधानिक संस्था में के चुनाव में बीच में नहीं आना चाहिए, सीजेआई को इस तरीके के किसी भी पैनल में शामिल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके का बयान जगदीप धनखड़ ने दिया था वो भी साफ साफ ये बता रहा था कि धनखड़ सीधा चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो करना चाहे उसे वो करने देना चाहिए और बीच में न्यायपालिका को किसी तरीके की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। यानी साफ है कि इससे पहले भी जगदीप धनखड़ इस तरह के बयान दे चुके हैं और इसी को देखते हुए लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब कार्यपालिका और विधायिका के बीच कोई जंग छिड़ जाएगी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये तो देखने वाली बात होगी और उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं और आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।